अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही मेरी? आवाज़ आ रही है? आवाज़ और तस्वीर क्लियर आ रही है? आवाज़ और तस्वीर क्लियर आ रही है? अच्छा, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं ताकि दूसरे जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप वाले भी आ जाएं। क्योंकि सवाल किसी का तो जवाब मैंने देना नहीं है, सिर्फ टॉपिक ही कवर कराना है मैंने। पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है थॉमस हॉब्स, उसके मैंने नज़रियात जो हैं वो कवर करवाने हैं। PMS-CSS का जो टॉपिक है वेस्टर्न फ़िलासफ़र में, जो उसके ऊपर मैंने पढ़ा है या जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं उसके ऊपर, वो आज मैं जितना मुझे इल्म है वो मैं करवाऊँगा। अबू बकर, एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में आप छोड़ दें कि क्लास CSS क्लब में जो है वो हो रही है। कर दिया मैसेज? अच्छा, किसी का कोई सवाल है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है तो वो पूछ सकता है। लेक्चर से पहले जो है वो टॉपिक करवाने से पहले मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा चलो, जो रह जाता है फिर वो ये रिकॉर्ड हो जाएगा लेक्चर। मैं जल्दी डिलीट नहीं करूँगा इसको, शुरू करता हूँ। अच्छा, चार टॉपिक तो मैंने पॉलिटिकल साइंस के कवर करवा दिए थे। चार फिलासफ़र जो थे मैंने पहले कवर करवा दिया अपने इस लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है वो पॉलिटिकल साइंस PMS-CSS का है, थॉमस हॉब्स। उसका जो सियासी फ़लसफ़ा है उसके ऊपर है, उसके जो नज़रियात हैं, उसकी जो थीरीज़ हैं, या उसके जो छोटे छोटे उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, उसके ऊपर ये पूरा मैंने जो है टॉपिक तैयार किया है। अब अगर ये किताब में किसी जगह पे आपको सारे नज़रियात नहीं भी मिलते, मतलब उसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो उसको मतलब डिटेल में उसको बयान किया हुआ है, तफसील में वो नहीं मिलता। किताब में उन्होंने लिखा तो हुआ है, जैसे अभी मज़रुल हक साहब की किताब है तो उसमें सिर्फ जो है उसके 2 या 2.5 पैराग्राफ दिए हुए हैं बस। 20 नंबर का टॉपिक है वो, तो सिर्फ उसके 2 या 2.5 पैराग्राफ दिए हुए हैं, उस पर वो कवर नहीं करती वो। आवाज़ नहीं आ रही मेरी?
फैसल कामरान, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको? अबू बकर, आवाज़ मेरी ठीक आ रही है और तस्वीर जो है ब्लो। अच्छा देखें, थॉब्स जो है ना, सबसे पहले अगर उसके नज़रियात को हम हिस्सों में तकसीम कर लें, डिवाइड कर लें पोर्शन में, तो हमको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले जो है उसका हम अगर देखें तो उसका तारुफ है, उसका इंट्रोडक्शन जिसको आप कहते हैं, उसका तारुफ करवाना है। तो सबसे पहले जो है हॉब्स जो है 1588 में इंग्लैंड में वो पैदा हुआ है। ये तो पहला पॉइंट है आपका। अब आप इस पॉइंट को अगर उर्दू में याद रखते हैं तो आराम से इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा वोकेबलरी जो है, जिससे मतलब टफ वोकेबलरी है, मुश्किल है, आपको याद नहीं होती, वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वहाँ पे नहीं लिखनी। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ये थ्योरीज हैं इनकी, आप जितना आसान लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करें, एग्जामिनर पढ़ के आगे निकल जाए। वोकेबलरी आपकी जो है वो किसी और जगह पे चेक हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस में चेक नहीं होगी। देखें, अब इसका पहला पॉइंट है, हाउस 1588 में इंग्लैंड में पैदा हुआ। उसके बाद उसका दूसरा जो पॉइंट आप बनाते हैं, ये मैंने पॉइंट बनाए हैं ताकि याद रहे, जल्दी लड़कों को या एस्पायरेंट को जल्दी याद हो जाए। लेकिन ये लिखना तो आपने पैराग्राफ की शक्ल में, आपने तो स्ट्रक्चर बना के लिखना इंग्लिश का, लिहाजा ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है तालीम का। उसको जो शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था उसको बचपन ही से। वो 4 साल की उम्र में था जब वो चर्च स्कूल में उसको दाखिल करवा दिया गया था, 4 साल की उम्र में। उसके बाद जो है अगर तीसरा पॉइंट है, वो तालीम उसने वहाँ से प्राइमरी मैट्रिक तक वहाँ से हासिल की। बाद में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसको भेज दिया गया और उसने बीए जो है, उसकी डिग्री जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की उसने। वो जो केवी ख़ानदान था वहाँ का, इंग्लैंड का जो ख़ानदान था, उसके साथ उसके रवाबित जो है वो बहुत बढ़ गए। वो उनके साथ घुल मिल गया, उनके साथ रहने लगा वहीं शाही ख़ानदान में, वहीं महल में। तो वो जो विलियम केविश था, जो पहला वहाँ का सरबराह था, बादशाह जिसको कह सकते हैं आप, उसका उस्ताद मुकर्रर कर दिया गया उसको, हॉब्स को। उसने फिर जब उसका उस्ताद मुकर्रर किया, उसके साथ अच्छे टर्म बन गए उसके, तो विलियम जो उस पर भरोसा करने लग गया। विलियम ने अपने साथ उसको पूरा यूरोप का सफ़र कराया। जब यूरोप का सफ़र करा रहा था तो जितनी चीज़ें उसने वहाँ देखी, उसने वो नोट की और वो सीखा वहाँ से। हॉब्स ने वो सीखा अपने शागिर्द विलियम के साथ। अगर देखा जाए तो उसकी आप ये ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो। हॉब्स एक अजीम सियासी मुफक्किर भी है और ये फ़िलासफ़र भी है। हॉब्स एक अजीम सियासी मुफक्किर भी है और ये फ़िलासफ़र भी है। अगर हॉब्स के दौर की बात की जाए, जब उसने होश संभाला, उस पैदा हुआ जब, उस वक्त जो इंग्लिस्तान की तारीख़ जो थी, उसके जो हालात थे, वो बड़े पुरआशोब दौर था। इंग्लिस्तान में अमन अमान नहीं था, वहाँ पे हर जगह इंतशार, लड़ाई झगड़ा था। लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा पाया जाता था उस टाइम। ज़िंदगी और जायदाद की कोई हिफाजत ना थी उस टाइम। बादशाह के हामियों और पार्लिमानी इक़्तिदार के हामियों के दरमियान जो है सख्त कशमकश जारी थी। उस टाइम जो है बादशाह थी और पार्लिमानी इक़्तिदार, दो वहाँ पे हुकूमतें चल रही थी, तो इनके दरमियान एक कशमकश थी। इस वजह से जो है ना सियासी हालात भी ठीक नहीं थे। अगर उसके हम तसनीफ़ की बात करें तो उसमें जो है ना, उसने ये 4 किताबें लिखी हैं। 4 किताबें उसने लिखी हैं। सबसे ज़्यादा जो है इस किताब की जो है वो अहमियत है और इस किताब का मकाम और दर्जा बहुत ज़्यादा है उसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में। इसमें उसने जो है सारे नज़रियात लिखे हैं अपने इस किताब में। सही है। अब हम इसके नज़रियात को, जो इसके नज़रियात हैं, जो इसकी थीरीज़ हैं या कॉन्सेप्ट जो भी छोटे छोटे हैं इसके, हम उसको अगर डिवाइड करते हैं तो पहला हम इसका जो है नज़रिया फ़ितरत इंसानी,
उसका जो पहला जो कॉन्सेप्ट था, जो पहला उसका ख्याल था, वो फितरत इंसानी के बारे में था कि इंसान बाय नेचर क्या है। उसने अपने पूरे फ़लसफ़े की जो बुनियाद है, उसका जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, उसकी उसने जो बेस रखी है, बुनियाद रखी है, वो इंसानी नफ्सियात के ऊपर रख दी है उसने। वो कहता है कि इंसान जो है वो खुद गर्ज है, वो सेल्फिश मैन है। वो इंसान जो है अपनी बका और अपनी जायदाद के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है। वो एक फ़र्द की बात कर रहा है यहाँ पे। वो अपनी सर्वाइव और अपनी जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके लिए वो ताकत का इस्तेमाल करता है। इंसान मतलब परस्त है, वो कहता है। वो फितरत इंसानी की बात कर रहा है यहाँ पे, ये इंसान के अंदर है। आगे वो जो है वो कहता है कि जो फितरी हालत है, फितरी जो हालत है, उसमें जो लोग उस टाइम रहते थे वो लोग वैशी थे, वो दरिंदे थे। वो इंसान को दरिंदा भी कहता है, द्यू भी कहता है। उसके आगे जो वो कहता है कि फितरी हिसाब से, फितरी लिहाज से जो इंसान है वो खौफ के साथ पैदा हुआ है। वो खौफ के साथ पैदा हुआ है। वो इसलिए कि वो कहता है कि मैं जब पैदा हुआ तो मेरे जुड़वा भाई पैदा हुए। वो जुड़वा भाई इसलिए, एक कहता है कि एक तो मैं खुद हो गया और दूसरा जो है वो खौफ हो गया। यहाँ पे वो दो चीज़ों की बात करता है। एक तो वो कहता है कि इंसान जो है वो ज़िंदा रहना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी चाहता है। ज़िंदगी के लिए इंसान जो है वो ग़िज़ा का इस्तेमाल करता है, खाता पीता है। दूसरे नंबर पे वो बात करता है कि इंसान के अंदर खौफ का भी मादा है, आंसर पाया जाता है। वो क्यों? कि वो मौत से डरता भी है। तो इसलिए वो कहता है कि मेरे अंदर जो है वो दो इंसान है, एक तो मैं खुद हूँ, दूसरा मेरा खौफ है, जुड़वा भाई हम दोनों। ये तो उसका फितरत इंसानी के ऊपर नज़रिया है। ये उसका फितरत इंसानी के ऊपर नज़रिया है। इसके देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हैं। अब 6 पॉइंट हैं, इसको आप थोड़ा थोड़ा अपने इंग्लिश जो आपका ग्रामर का स्ट्रक्चर है, पैराग्राफ है, अगर इसमें आप थोड़ा थोड़ा भी लिखते हैं बेहतरीन करके, तो ये 6 पॉइंट को ही आप पूरा एक पैराग्राफ 100 अल्फाज का जो है वो बना सकते हैं। 7-8 लाइनों का, 9 लाइनों का इसके ऊपर लिख सकते हैं आप। ये उसका नज़रिया था फितरत इंसानी। ये ह्यूमन नेचर के बारे में उसका था ये। अब हम दूसरे की उसकी बात करें तो अगर उसके नज़रिया है रियासत की बात करें, अगर उसका जो नज़रिया रियासत है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो है उसकी बात करें, वो कहता है कि रियासत बनने से पहले, रियासत का वजूद जो है वो कायम होने से पहले जो फितरत इंसानी थी, जो वो फितरी रियासत थी, जो ये मुआहदा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो मुआहदा इमरानी या माशरती मुआहदा जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर जो है वो रस्तू ने भी लिखा है, लॉक ने भी लिखा है और ये हॉब्स ने भी लिखा है। तो वो कहता है इस मुआहदे से पहले इंसान जो है वो छोटी छोटी जंगें आपस में करते रहते थे, लड़ाइयाँ करते रहते थे। उनकी एक दूसरे के साथ दुश्मनी थी रियासत के क़याम से पहले। जुल्म तशद्दुद करते थे एक दूसरे के ऊपर, अपने मफादात हासिल करने की ख्वाहिश थी, वो दूसरों के मफादात नहीं देखते थे। तो इस चीज़ के लिए एक रियासत की ज़रूरत थी जिसमें जो है ये सारा नज़्मो ज़ब्त और ज़िंदगी के असूल और जो हकूक़ हैं उनको पूरा करने के लिए रियासत के लिए एक मुआहदा इमरानी जो है उसकी ज़रूरत थी, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वो वजूद में आया, वो उसके ऊपर जो है एक मुआहदा हुआ। उस मुआहदे के तहत जो है एक रियासत का निफाज हुआ और एक रियासत कायम होगी वहाँ पे। बहुत पहले की बात कर रहा है वो। अच्छा, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो फितरी हकूक़ की बात करता है वो, कि जो इंसान के जो नेचुरल जो राइट्स हैं, जो फितरी हकूक़ हैं, उसकी वो बात करता है कि मुकम्मल आज़ादी हर इंसान को हक है और वो मुकम्मल आज़ादी के साथ रहेगा और वो रहना भी चाहता है। अगर वो पिछली फितरी हकूक़ की बात करें तो उसमें वो कहता है कि वो नहीं रहता था, क्योंकि उस वक्त इंतशार था और लड़ाई थी,
कोई मतलब कशमकश आपस में थी पार्टीज़ की और गवर्नमेंट की, तो ये चीज़ें जो है उस टाइम नहीं थी। लेकिन वो कहता है कि इंसान को जब रियासत कायम हो गई तो इंसान के जो हकूक़ हैं वो उसको पूरे मिलेंगे, मुकम्मल आज़ादी है उसको, वो खुद का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इंसान कर सकता है और जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकता है। ये उसका फितरती जो है अल्लाह ताला की तरफ से ये हकूक़ है उसका, ये राइट्स है, अपना हिफाजत करे अपनी जायदाद की, अपने बच्चों की, और जो है अपने हकूक़ की मुकम्मल आज़ादी है उसको। ये उसका तीसरा नज़रिया है। ये रियासत के बाद ये नज़रिया जो है उसका, ये बिल्कुल उसमें लिखा गया उसकी किताब में, जब रियासत का क़याम हो गया। अब अगर हम चौथे नज़रिए की बात करें, वो मुआहदा इमरानी है या मौशरती मुआहदा, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वो मुआहदा इसी बिना पर हुआ था कि वहाँ पे जो है ना सियासी हालात, बादशाह थी और पार्लिमानरी जो है ना लोग जो थे वो आपस में लड़ते थे, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और काबिज होने के लिए बादशाह का वहाँ पे जोर था। इस वजह से सियासी हालात भी वहाँ पे ख़राब थे, मजहबी हालात ख़राब थे और माशरती हालात ऐसे थे कि कोई नज़्म नस्क नहीं था वहाँ पे, और जंग होती थी, लड़ाइयाँ थी, जुल्म तशद्दुद होता था वहाँ पे। ज़िंदगी के जो है वो जायदाद और ज़िंदगी जो है उसको कोई हिफाजत नहीं, वहाँ पे लोगों के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ था उस माशरे में जब वो सोसाइटी पहले की थी। उसके बाद जो है इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई कि इन लोगों को बेहतरी की तरफ लाया जाए और इनके लिए जो है एक मुआहदा वो किया जाए जिसमें एक फ़र्द की हुकूमत ना हो, एक फ़र्द का कोई अपनी मनमर्जी ना हो, उसमें सारे अफराद जो हैं वो ये तहैया कर लें कि हम अपने सारे जो हकूक़ हैं हमारे, अपने सारे जो हमारे फितरी हकूक़ हैं या हमारी जो मंशा है वो उससे हम दस्तरबरदार होते हैं, उसको हम छोड़ते हैं और हम एक ही बंदे के सुपुर्द जो है वो सारी चीज़ें करते हैं। वो एक बंदा ही हमारा हुक्मरान होगा, उसी की हुकूमत होगी, वो जो कानून बनाएगा, वो जो पॉलिसियाँ बनाएगा वो हमारे ऊपर नाफिज करेगा, हम उसके पाबंद होंगे और हम उन्हीं के ताबे होंगे। इसलिए उस टाइम मुआहदा इमरानी की एक ज़रूरत पैदा हुई और वो माशरती मुआहदा जो है वो साइन हो गया। उस मुआहदे के तहत ये हुकूमत बन गई और उसमें एक ही जो है वो इक़्तिदार आला का मालिक बन गया, उसी की सारी मर्जी चलती थी और वो ही सब पॉलिसियाँ बनाता था और वो ही वहाँ पे उनकी जानो माल का, इज़्ज़त आबरू का, जायदाद का, ज़िंदगी का और तहफ़्फ़ुज़ करता था। मुकम्मल आज़ादी उसने दे दी उनको। ये मुआहदा इमरानी के पस मंज़र पिछला। अब इसके अगर हम खसूसियात देखते हैं कि इसमें खसूसियात क्या हो सकती हैं। ये पहले खसूसियात ये है कि ये एक तरफा मुआहदा है, ये लोगों ने किया है, ये बादशाह ने नहीं किया। बादशाह जो है वो खुद इसमें फरीक नहीं है। बादशाह जो है उसको लोगों ने खुद अपने जो हकूक़ हैं उससे दस्तरबरदार हो गए और बादशाह को उन्होंने वो सौंप दिया कि तू ही हमारा जो है वो हाकिम वक्त है। तो ये एक तरफा मुआहदा है, इसकी ये खसूसियात है। दूसरी खसूसियात इसकी ये है कि ये जो फितरी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो गया, जो इंसान इस मुआहदे से पहले वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे वो उस नुकसान वाली ज़िंदगी थी, उसमें जंग लड़ाइयाँ दुश्मनी थी, जुल्म तशद्दुद था, आज़ादी जो है वो नहीं थी, तो हर तरफ जो है वो इंतशार था, वो ख़त्म हो गया, उसका ख़ात्मा हुआ इस मुआहदे के तहत। ये मुआहदे की एक खसूसियात है। दूसरी खसूसियात ये होगी। तीसरी ये है कि माशरती ज़िंदगी का आगाज़ हो गया, एक सोशल लाइफ शुरू होगी वहाँ पे। पहले जो वो कहता कि लोग दरिंदों वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो इंसान को देव कहता है, वो कहता है उसको पता ही नहीं होता था कि मैंने रहना कैसे, मेरे हकूक़ क्या हैं। तो यहाँ पे जो है एक जब माशरती ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, एक सोशल लाइफ का जो है वो आगाज़ हुआ, तो उसमें ये मुआहदा इमरानी की ये तीसरी खसूसियात है, ये लिख सकते हैं आप। चौथी इसकी जो है वो मुक़्तदर आला, चौथी इसकी जो है वो है मतलकुल अनान मुक़्तदर आला, मतलब एक जो है वो बंदा वो सब के ऊपर हाकिम बना दिया गया, उसी की हुकूमत हो गई। ये इसकी खसूसियात है। अब वो सारे पाबंद हैं कि उसी का हुक्म माने, जो वो पॉलिसियाँ कानून बनाएगा वो पाबंद है मानने के। अगर वो नहीं मानेंगे तो वो ताकत का इस्तेमाल भी उनके ऊपर कर सकता है।
पाँचवीं इसकी खसूसियात ये है कि ये नाकाबिल तनसीख मुआहदा है, मतलब इसको मनसूख नहीं कर सकते। ये मुआहदा जो हो गया है ये मनसूख नहीं हो सकता। अब ये तो इसकी खसूसियात हो गई, ये खसूसियात हैं। जब हम इनके ऊपर जो वो कहता है कि इनके ऊपर तनकीद करो कि इसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसके ऊपर आप कैसे तनकीद करते हो, या किसी फ़िलासफ़र ने जो हॉब्स के बाद आया फ़िलासफ़र उसने इस मुआहदे के ऊपर कैसे तनकीद किए, इस मुआहदे के अंदर ये तो उसने खसूसियात बता दी हैं। अब इसकी जो है वो खामियां बताओ, इस मुआहदे के जो है आपने ख़िलाफ़ जाना है, तनकीद करनी है, मतलब आपने ख़िलाफ़ जाना है, कोई भी बात इसके ख़िलाफ़ करनी है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये जब यक तरफा मुआहदा था तो इसमें जब बादशाह फरीक नहीं बना तो ये इसकी ये खामी है कि वो बादशाह फरीक क्यों नहीं बना। इसमें तो बादशाह को सारी ताकत दे दी गई है, बादशाह तो लोगों के ऊपर कुछ भी कर सकता है, तो ये तो लोगों की आज़ादी भी वो जो है वो गज़ब कर सकता है। मतलब उसमें एक यक तरफा मुआहदा जो है वो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए था, उसमें बादशाह की भी मर्जी होनी चाहिए थी, बादशाह की भी जो है वो मंशा लाजमी थी। ये एक तनकीद आपने कर दी। दूसरी तनकीद आपने की कि ये जो इक़्तिदार आला का जो मालिक है वो एक हुक्मरान जो है वो बादशाह है, तो वो अगर जालिम जाबिर हो जाता है, डिक्टेटर आ जाता है और वो लोगों के ऊपर जो है ज़बरदस्ती पॉलिसियाँ अपनी मनमानी करने के लिए, क्योंकि वो फिर उसको जो पसंद होता है वो वही करता है, वो लोगों की नहीं सुनता, अवाम की नहीं सुनता, अवाम की राय नहीं सुनता, वो खुद ही होता है। वो कहता है कि ये मुआहदा इस वजह से नहीं काबिल इतबार कि उसमें एक ही बंदा जो है वो सब चीज़ों का मालिक है, उसी के पास कुल्ली अख्तियारात हैं। अच्छा, ये हो गई दूसरी तनकीद। तीसरी तनकीद आपने कर दी कि ये नाकाबिल तनसीख मुआहदा है। अब देखो कि अगर एक चीज़ जो है वो मनसूख नहीं हो सकती तो समझो कि वो उसमें जो है हकूक भी मारे जा सकते हैं, वो उसमें इनकलाब आता है, उसमें बगावत हो जाती है, तो वो एक ही बंदा कैसे मतलब उसका सरबराह रह सकता है। वो ता ज़िंदगी एक ही बंदा जो है बादशाहत कायम रखेगा, उसी के ख़ानदान में बादशाहत रहेगी। तो ये नाकाबिल तनसीख मुआहदा जो उसने लिखा है ये मनसूख हो सकता है। ये भी तनकीद आपके ऊपर कर सकते हो कि रियासत के लिए, कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, जो भी है अवाम के लिए जो चीज़ बेहतर होती है वो इस मुआहदे में जो है इसमें अमेंडमेंट भी की जा सकती है और ये तनसीख भी किया जा सकता है। ये तो आपकी तनकीद हो गई है। और इस पे या आप ये तनकीद कह सकते हो कि वो हॉब्स कहता है कि इंसान खुद गर्ज है, इसमें वो कहता है कि इंसान खुद गर्ज है, लेकिन इंसान कैसे खुद गर्ज है? इंसान तो दूसरों की मदद भी करता है, दूसरों से प्यार मोहब्बत भी करता है, वो दूसरों की जायदाद और दूसरों की ज़िंदगी की जो है वो हिफाजत भी इंसान करता है। तो वो खुद गर्ज कैसे हुआ? अगर वो कहता है कि इंसान मतलब परस्त है तो इसका मतलब है कि सारी दुनिया मतलब परस्त है। वो ऐसा नहीं है। अब मतलब परस्त कोई काम जो है वो बगैर मतलब के भी इंसान करता है। तो इस मुआहदे में अगर वो ये बात कहता है कि फितरत इंसानी में इंसान मतलब परस्त है तो ये बात नाकाबिल यकीन है। वो कहता है कि फितरी हालत में जो इंसान थे वो लोग वैशी थे। अब यहां पे देखिए कि फितरी हालत में जो लोग थे वहां पे मुआहदे से पहले, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले वो लोग जो है वो वैशी थे, दरिंदे थे। अगर वो वैशी या दरिंदे थे तो वो इतना जल्दी कैसे अच्छे लोग बन गए? एक मुआहदा हुआ और एक रियासत कायम हुई और वो लोग अच्छे बन गए, ऐसे कैसे हो सकता है? जो इतने सदियों से लोग अच्छे रह रहे हों और वो मतलब इस मुआहदे पे एक ही दिन में या 2 दिनों में या 1 महीने में अगर वो मुआहदा हुआ है, उस पर साइन हुए, तो वो पूरे लोग जो है वो फितरी हालात से लोग बहुत अच्छे बन गए। ऐसा नहीं हो सकता, वो कहता है। ये भी उसने तनकीद कर दी इसके ऊपर। वो कहता है कि इंसान खौफ के साथ पैदा हुआ है, इंसान खौफ के साथ पैदा हुआ है। जब इंसान खौफ के साथ पैदा हुआ है तो इंसान हर वक्त डरता रहता है, मौत से डरता रहता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर वो तनकीद ये करता है, कोई भी फिलासफर हो या कोई भी हो, कि मौत जो है वो इंसान को तो आनी है, मौत तो हकीकत है, अटल है, तो फिर इंसान को इस चीज़ का डर क्यों रहता है? वो अच्छाई के लिए काम करे, अच्छा करे, ना कि वो हर वक्त मौत से डरता रहे। ये तो उसने यहां पे तनकीद की है इसके ऊपर। और वहां पे वो एक और तनकीद यहां पे करता है
यहाँ पे वो कहता है कि उस वक्त हर जगह जो है इंग्लिस्तान में अमनो अमान नहीं था, इंतशार अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता था अगर वहाँ पे, तो इस मुआहदे में क्या ये बात मानने के काबिल है कि आने वाले वक्तों में यही चीज़ें रहेंगी कि वो मुआहदा हो गया, लड़ाई नहीं होगी, इनकलाब नहीं आएगा, इंतशार नहीं होगा, बगावत नहीं होगी, लोगों की ज़िंदगी और जायदाद की हिफाजत रहेगी? तो ये मुआहदा अगर लिखा गया तो इसमें क्या आने वाले वक्तों में ये वाक़या होगा या नहीं होगा? ऐसा तो नामुमकिन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में भी हो सकती है। इंतशार भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होते हैं, झगड़ा भी होता है, लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ भी पाया जाता है। आप किसी मुल्क में चले जाएं, ये सारी चीज़ें अभी भी हो रही हैं। ज़िंदगी और जायदाद की जो है वो हिफाजत वो किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन अगर लड़ाई शुरू हो जाती है, जंग शुरू हो जाती है, तो ये मुआहदा तो मनसूख हो गया, मुआहदा तो कैंसल हो गया। तो ये वो कहता है कि ये मुआहदा नाकाबिल तनसीख है, इसकी खसूसियात है, खसूसियात तो जो है वो चली गई। ये तनकीद उसने कर दी इसके ऊपर, उसके ख़िलाफ़ चला गया दूसरा फ़िलासफ़र। अच्छा, उसके बाद जो हम बात करें उसके इक़्तिदार आला की बात करते हैं। इक़्तिदार आला में अगर हम बात करें तो वो कहता है कि एक हुक्मरान जो है वो पूरी रियासत का मालिक है और वो ही पॉलिसियाँ कवानीन बनाता है और वो जो उसके अंडर काम कर रहे हैं लोग वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो जानो माल का, लोगों का मुहाफ़िज़ है वो हुक्मरान जो है। वो कहता है कि जो हाकिम वक्त है उसके ऊपर जो कवानीन की पाबंदी नहीं होती, वो कोई बंदा मार भी देता है तो वो इससे आ रही है, वो पकड़ा नहीं जाएगा, उसको सज़ा नहीं होगी, क्योंकि वो बराह रास्त इस मुआहदे में फ़रीक नहीं था। लोगों ने ख़ुद उसको अपने इक़्तिदार जो हैं, अपने जो हकूक़ हैं वो उसको सौंप दिए हैं। मुआहदे के तहत जो है वो तमाम अख्तियारात जो हैं हाकिम के पास चले गए हैं। वो एक जो रूलर होगा, जो बादशाह होगा, मुआहदे के तहत जो है उसके तमाम जो अख्तियारात हैं वो रूलर के पास चले गए हैं। अब देखें, रूलर जो है उसके पास पावर है, उसके पास अख्तियारात हैं, वो कोई भी पॉलिसी बना सकता है, कवानीन बना सकता है, किसी को वो वज़रा, मुशीर, किसी को भी वो अपनी कैबिनेट में ओहदा दे सकता है। ये इक़्तिदार आला है। वो किसी मुल्क के साथ जंग कर सकता है, किसी मुल्क के साथ जंग को रुकवा भी सकता है, वो ताल्लुकात बैरूनी ताकतों के साथ ताल्लुकात भी कायम कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है। ये उसकी खसूसियात हैं उसकी इक़्तिदार की। उसके बाद जो है वो छोटे छोटे जो वहाँ पे जो सिटी जिसको कहते हैं शहर हैं, शहर में जो लोगों के हकूक़ हैं वो उनका ज़िम्मेदार भी है, शहरियों के हकूक़ का ज़िम्मेदार है, वो उनको हकूक़ फ़राहम करेगा। इक़्तिदार आला के ज़िम्मे जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें करेगा अपने इक़्तिदार में रहते हुए। लेकिन अगर वो कहीं देखता है कि अवाम जो है वो कानून को तोड़ रही है तो वो ताकत का इस्तेमाल कर सकता है उसके ऊपर और उनकी जो बगावत है कुचल देगा वो जो हाकिम होगा। उसके बाद अगर कानून की बात की जाए, इसका जो नज़रिया कानून है, कानून में वो कहता है कि हर शख्स जो है वो कानून का पाबंद है। जब मुआहदा हो गया, हर शख्स उस मुआहदे के तहत कानून का पाबंद हो गया। जो हाकिम वक्त इक़्तिदार आला जो होगा वो कानून जो बनाएगा वो मानना पड़ेगा, वो तस्लीम करना पड़ेगा, और वो शहरी जो होगा, वो शख्स होगा उस रियासत का, वो उसके ताबे होगा। ये हाकिम आला का हुक्म है, जो वो कानून बना दे ये हाकिम आला का हुक्म है। हाकिम आला या मुक़्तदर आला जो है वो कानून से बालातर है, उसके ऊपर कानून लागू नहीं होता। अब यहाँ पे वो कहता है कि हाकिम वक्त कानून से बालातर है, तो ये हम तनकीद इसके ऊपर कर सकते हैं कि वो क्यों कानून से बालातर है। जब कानून सब के लिए एक है तो हाकिम वक्त जो है, हॉब्स ने क्यों कह दिया कि वो कानून से बालातर है, लिहाजा वो नहीं है कानून से बालातर। वो कानून उसके ऊपर भी लागू होता है, कानून की खिलाफ वर्जी करेगा वो उसको भी हटा दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि वो जो है, हॉब्स जो है वो बादशाह का हामी है, वो आमरियत का हामी है, वो एक बंदे की ताकतवर हुकूमत चाहता है, लिहाजा इसलिए वो कहता है कि वो ना तो हाकिम आला को हटा कोई सकता है, ना उसके ख़िलाफ़ कोई जा सकता है। ये उसका नज़रिया है। लेकिन ये हम तनकीद कर रहे हैं उसके ऊपर, हम उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं।
तो हम कह सकते हैं कि वो भी कानून की जो है गिरफ्त में आ सकता है। उसकी कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की बात करें हम, उसकी अगर हम आज़ादी की बात करें तो उसमें आज़ादी में ये पॉइंट हैं कि हर फर्द को आज़ादी हासिल है, बेसिक राइट्स है उसका कि वो आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारे, लेकिन वो उस मुआहदे के तहत कोई भी खिलाफ वर्जी ना करे, इंतशार ना करे, बगावत की कोशिश ना करे, आज़ादी में रहे। खाने पीने में आज़ादी उसने दी है, रहने में आज़ादी दी है, सफ़र करने में आज़ादी दी है उसने। वो कहता है कि जो हाकिम वक्त होगा वो भी किसी फ़र्द की आज़ादी जो है, उसकी राय और उसकी मजहबी आज़ादी, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई हाकिम वक्त भी किसी शख्स की आज़ादी पर, वो उसकी अपनी राय हो, राय देना चाहता हो, लेकिन वो जो हाकिम है वो कंट्रोल नहीं है उसका, मना नहीं कर सकता, मजहबी आज़ादी को भी मना नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी हम तनकीद कर सकते हैं, यहाँ पे ये तनकीद कर सकते हैं कि एक बंदा अपनी राय जो है वो अफराद में, एक गिरोह में अपनी राय देना चाहता है, और वो जो उसकी राय है वो रियासत के खिलाफ जा रही है, रियासत को नुकसान पहुंच रहा है, या वो उसकी कोई ऐसी बात जो है वो लीक हो जाती है बंदे की कि वो दूसरी जो है एजेंसियां उसके पास या दूसरे मुल्क के पास पहुंच जाती है, तो वो कहता है कि यहाँ पे हाकिम आला जो होगा वो उसको पकड़ने का, गिरफ्त में लाने का पाबंद है और उसकी ऐसी राय को कुचल देगा। यहाँ पे तनकीद भी हम कर सकते हैं। बाकी उसकी देखें कि उसका जो हुकूमत का कॉन्सेप्ट है, जो उसका नज़रिया हुकूमत है या कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं हम इसको, उसके वो कहता है कि तर्ज़ हुकूमत कितनी है, 3 किस्म की है। 3 किस्म की हुकूमत है, हॉब्स कहता है। एक बादशाहत है, एक अशराफिया है और एक जमहूरियत है। बादशाहत एक ही बंदे की हुकूमत है, अशराफिया जो है वो चंद लोगों की अच्छी हुकूमत है जिसमें 8, 10, 20, 25 लोग हो सकते हैं, लेकिन वो अच्छी हुकूमत हो सकती है। जमहूरियत जो है वो अवामी हुकूमत है, उसमें सारी अवाम के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे किसी हुकूमत की भी जो है वो खिलाफ नहीं है किसी हुकूमत के। दूसरे जो फिलासफर हैं वो कुछ हुकूमतों के खिलाफ बादशाह के भी हैं, अशराफिया के भी कुछ खिलाफ हैं थोड़े बहुत, जमहूरियत को पसंद करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे तीनों को पसंद करता है, वो नापसंद नहीं करता हॉब्स इनको। वो इस बुनियाद पर वो कहता है कि कोई भी हुकूमत हो उस रियासत में, उस मुमलिकत में कोई भी हुकूमत हो, वो हुकूमत लोगों की अच्छाई के लिए अगर हो रही है, लोगों के हकूक़ पूरे हो रही हैं, लोगों की आज़ादी सालब नहीं हो रही, कवानीन का जो है एहतराम किया जा रहा है और कवानीन जो है उनकी पाबंदी हो रही है रियासत में, और हाकिम वक्त कोई भी हो, वो अशराफिया में हो, जमहूरियत में हो या बादशाह में हो, कोई भी हो, अगर वो अच्छे तरीके से हुकूमत कर रहा है तो वो कहता है ये हुकूमत ठीक है। ज़रूरी नहीं कि उसकी हुकूमत को गिरा के दूसरी हुकूमत जो है वो लाई जाए। यहाँ पे अगर हम बात करें सेबाइन, अब ये भी फिलासफर हैं, ये फिलासफर हैं वेस्टर्न। अब इन्होंने ये मतलब है छोटे छोटे जो फिलासफर है बाद के, ये वो हैं। सेबाइन कहता है कि इसका जो ये नज़रिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसका जो मुआहदा है हॉब्स का, ये बहुत बड़ा आला है। ये इसने इसकी तारीफ़ की है, हमायत भी की है और इसकी तारीफ़ करता है ये हॉब्स की। दूसरा गेटल कहता है कि इसने जो नज़रिया दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इसकी जितने दूसरे कॉन्सेप्ट हैं हॉब्स के, वो कहता है, गेटल कहता है कि ये इसने बहुत आला अंदाज में और एक हर चीज़ का मुतालिया करके, तारीख़ का मुतालिया करके इसने पेश किए, लिहाजा वो जो है वो इनका हमायती है, इसकी तारीफ़ करता है। मिस्टर जो डनंग है, मिस्टर डनंग, वो कहता है कि ये हॉब्स जो है इसने एक तारीख़ रकम कर दी है। अगर पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलासफी में से इसको निकाल दिया जाए, हॉब्स को, इसके नज़रियात को ख़त्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो सियासी जो तारीख़ है वो आधी रह जाती है, बल्कि ना होने के बराबर भी हो सकती है, क्योंकि इसने कमाल के नज़रियात दिए हैं और इसने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो जो है वो जैसे वो कहते हैं कि उस बुक में लिखा जाए जो जिसमें दुनिया के कारनामे लिखे जाते हैं, ये कहता है। और आगे बेंथम है और आस्टन है।
अब ये ऑस्टन भी जो है ये फ़िलासफ़र है, बेंथम भी फ़िलासफ़र है, ये शायद पीएमएस में नहीं है, ये सीएसएस में है बेंथम। अब बेंथम कहता है या ऑस्टन कहता है कि इन दोनों के जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं, थीरीज़ हैं इन दोनों की, इन्होंने उन अपने नज़रियात में थॉम्स को अपना जो है हॉब्स को अपना रहनुमा माना है। इन्होंने हॉब्स से ही अपने जो उसके हॉब्स के नज़रियात हैं उनकी पैरवी करते हैं और उन्हीं को लेके इन्होंने अपने नज़रियात पेश किए हैं। उनमें थोड़ी बहुत जो है कमी बेशी करके उन्हीं के ऊपर इन्होंने अपनी किताबें लिख दी हैं, बेंथम और ऑस्टन ने। ये तो इसका जो है हॉब्स, ये पूरा जो है हॉब्स, ये हॉब्स के पूरे नज़रियात थे। नज़रिया फितरत इंसानी, नज़रिया रियासत स्टेट का नज़रिया जो इसका था, फितरी हकूक़, उसके बाद इक़्तिदार आला हाकिम वक्त का नज़रिया क्या था इसकी नज़र में, कानून लॉ का, लिबर्टी का और हुकूमत का, ये इसके नज़रियात थे। और सबसे ज़्यादा जो इसका माना जाता है वो इसका मुआहदा इमरानी है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश में जिसको कहते हैं। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे जो है मैंने कल लेक्चर दिया था, वो रोसू का दिया था, रोसू ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे कहा। उसके बाद जो है ये थॉमस हॉब्स है। इसके बाद जो कल वाला लेक्चर है वो जॉन लॉक पे होगा। अब वो भी इसका जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बात करता है, लेकिन एग्जामिनर जो है वो इसको कंपेयर और कंट्रास्ट करके दोनों को पूछता है कि जो थॉमस हॉब्स है उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे क्या कहा है और जॉन लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे क्या कहा है। अगर वो रोसू से कंपेयर कर दे तो रोसू का भी मैंने करवाया है, लेकिन अब आप जो है इनको मिक्सअप पहले करके नहीं तैयार कर सकते। पहले हॉब्स जो है उसका सारा हमने उसके टोटल नज़रियात हमने तैयार कर लिए। अब हम कल अगर लॉक का तैयार करते हैं तो हम उसमें से सिर्फ जिसकी वो बात करता है, वो अगर मौशरती मुआहदे की बात करता है, हम उनका कंपेयर करेंगे कि उसमें लॉक के जो मौशरती मुआहदा है उसमें क्या खसूसियात हैं और उसमें तनकीद कैसे कर सकते हैं हम, और उसके ऊपर जो है जो फिलासफर है उन्होंने तारीफ कैसे की है, और उसके जो है लॉस के फॉलोअर कौन से हैं, या उसकी जो है नज़रिया हुकूमत क्या है लॉक का, नज़रिया आज़ादी क्या है लॉक का, नज़रिया कानून क्या है, इक़्तिदार आला क्या है। सबसे मेन चीज़ जो है जब तक हम उस फिलासफर का, वो वेस्टर्न फिलासफर है, उसका तारुफ हमें अच्छी तरह पता चल जाए, अगर तारुफ का पता चल जाए तो उसमें से हम सीएसएस के पॉलिटिकल साइंस के 40 नंबर के एमसीक्यूज हैं। तो अगर हम देखें हॉब्स के बारे में, अब ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड में कोई भी हॉब्स का ऐसा एमसीक्यूज नहीं रह गया। अगर कोई पूछता है वहां पे इस एमसीक्यूज में इनमें से, तो कोई भी ऐसा एमसीक्यूज नहीं है कि जो इसमें ना लिखा हो, क्योंकि वो इतने बारीकी वाले एमसीक्यूज नहीं आते। वो या तो डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, या वो कहाँ पैदा हुआ, या उसकी किताब कौन सी थी, या उसका जो नज़रिया है रियासत था उसमें वो क्या कहता है, फितरी रियासत में वो क्या कहता है, इक़्तिदार आला में वो क्या हकूक देता है, कानून क्या है, आज़ादी क्या है, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट में से अगर कोई उसका आ जाता है एमसीक्यूज वगैरह, तो वो इसी में से ही आएगा। अब सिर्फ इसका फ़र्क इतना है, अगर यही चीज़ जो है, यही चीज़ ये मैंने उर्दू में सारा लिखा है समझाने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में मेरी इतनी वाइट बोर्ड पे इसके साथ राइटिंग अच्छी नहीं है, तो वो सही नहीं लिखा जाता मेरे से। ये मैंने समझाने के लिखा है। तो आप लोग जो अगर इसको सिर्फ समझ लें, इसके जितने भी नज़रियात हैं और अपने अपने नज़रियात में उसने क्या क्या चीज़ पेश की है, तो इसमें आप आराम से इसको पीएमएस में उर्दू का भी ऑप्शन है, वो उर्दू में भी लिख सकते हैं। सीएसएस में इंग्लिश में लिखना है तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। तनकीद करना किसी के ऊपर, समझो उसके नज़रिए के ख़िलाफ़ जाना, उसके नज़रिए के ख़िलाफ़ जाना है, आप उसके ख़िलाफ़ बोलोगे, उसमें कोई चीज़ खसूसियात है और वो उसके ऊपर आप ख़िलाफ़ जा सकते हो, तनकीद कर सकते हो, तो आप तनकीद कर सकते हो खुल के उसके ऊपर। लेकिन अगर वो आपसे आपके कमेंट्स मांगता है तो वो आप उसके ऊपर क्योंकि वो फिलासफर के ही मांगता है। अब जो है इसके बाद अगर देखें हॉब्स जो है वो उसने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया। अब उसके बाद लॉक आता है, जॉन लॉक आता है, तो जॉन लॉक ने उसके ऊपर जो तनकीद किया, आपने वो तनकीद वहाँ पे देनी है, वो तनकीद पेश करनी है वहाँ पे जो जॉन लॉक ने की है। या जॉन लॉक के बाद कोई फिलासफर आया तो उसने इसके मौशरती मुआहदे के ऊपर कोई तनकीद की है, तो वो आपने करनी है वहाँ पे। ये तो इसका पूरा नज़रिया थॉमस हॉब्स का था। और
यही था। और ये एक एक चीज़ जो है इसमें से मैंने करवाई है, एक एक चीज़ करवाई है मैंने। और ये बुक में, किताब में इतना इस तरीके से जो मैंने समझाया है बुक में, ना तो इतना मवाद है इसके नज़रियात के बारे में, और ना ही ये सारे जो कॉन्सेप्ट इसके हैं वो डिटेल में बयान किसी भी बुक में दिए गए हुए हैं। क्योंकि ये इसकी किताब तो बहुत बड़ी किताब है, ये किताब बहुत बड़ी है। इसके जो पहले 100 पेज हैं उसने सिर्फ इंसानी फितरत पे लिखे हुए हैं, इसके 100 पेज फितरत इंसानी पे लिखे हुए हैं हॉब्स ने। तो कितनी बड़ी किताब है। उसके बाद फिर ये इसके सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसने उन पे बात की है। बाकी अब किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी हमारा ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही पूछा जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही इसका पूछा जाता है। या ज़्यादा से ज़्यादा कोई पूछ लेगा तो नज़रिया लाइबर्टी पूछ लेगा, जो आज़ादी का नज़रिया है वो पूछ लेगा, या हुकूमत का पूछ लेगा। और तो इसमें कोई ख़ास नज़रिया वो एग्जामिनर पूछ नहीं रहा ना आपसे, लाइबर्टी पूछ लेता है वो, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछता है, या वो पूछता है कि गवर्नमेंट जो है उसकी इकसाम बताएं हुकूमत की। ये तीनों इकसाम तो सब फिलासफरों ने बताई हैं, वेस्टर्न फिलासफर हैं उन्होंने ये तीनों बताई। अगर तो इनके ऊपर जो है उनका नज़रियात हैं। बादशाह का हामी है ये हॉब्स, ये आमरियत को पसंद करता है, ये डिक्टेटरशिप का हामी है। अब इसका वो देखें, इसका माइंड सेट देखें, इसका नज़रिया देखें कि ये आमरियत का हामी है। वो कहता है कि जो दूसरी हुकूमतें होती हैं, ये जैसे जमहूरियत होती है उसमें लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, नोक झोंक लगी रहती है, तो वो अवाम में जो है वो बैलेंस बरकरार नहीं रख पाते, और बगावत का भी ख़तरा होता है और इनकलाब का भी ख़तरा होता है। वो कहता है जो बादशाह होता है, जो हाकिम होता है, वो डिक्टेटर हो, ताकतवर हो, वो अगर कोई उसको ऐसी वहाँ पे बू आती है या ऐसा कोई वो देखता है अवाम में, कुचल दे उनको। अब ये इनफरादियत पसंद था, ये MCQs भी आ जाता है। ये इनफरादियत पसंद जो है ये फ़िलासफ़र था, और ब्रिटिश का ये पहला फ़िलासफ़र इसको कहते हैं, बरतानिया का ये पहला फ़िलासफ़र भी है। ये लास्ट वाला जो ऑस्टन है, ये इसके सियासी नज़रियात से बड़ा मुतासिर है हॉब्स के। बेंथम और ऑस्टन जो है ये हॉब्स के सियासी जो नज़रियात हैं उसके, उनसे बड़ा मुतासिर हैं। और इन्होंने जो अपने नज़रियात पेश किए हैं वो इन्होंने थॉमस हॉब्स को अपना उस्ताद और अपना रहनुमा मान लिया है, उसी को फॉलो कर रहे हैं ये दोनों। अब यहाँ पे देखें, हम अगर थोड़ा सा मैंने उसकी वजाहत तो की थी पिछले लेक्चर में। यहाँ पे देखें अशराफिया है, अशराफिया जो है वो चंद अच्छे लोगों की जो है हुकूमत होती है, चंद सिरी होती है, वो चंद लोगों की हुकूमत होती है, लेकिन वो बुरे लोगों की हुकूमत होती है। अगर हम अशराफिया की बात करें और गवर्नमेंट में 10 लोग जो हैं वो अच्छे हैं, 10 लोग जो है पूरा मुल्क चला रहे हैं, हो सकता है वो 10 लोग अपने ही फैमिली के लिए, अपने मफाद के लिए फैसले कर रहे हों, पॉलिसियाँ बना रहे हों, ताल्लुकात बाहर मुल्कों से कायम कर रहे हों, तो वो भी जो अशराफिया की हुकूमत है वो भी किसी हद तक अच्छी होती है, वो हुकूमत चला रही होती है। लेकिन हम इसकी तफसील में जाएं तो ये एक इसकी बहुत बड़ी तफसील है कि अशराफिया सेलेक्ट कैसे होते हैं, वो हुकूमत कैसे चला सकते हैं, उनके ऊपर तनकीद कैसे की जा सकती है, उनके फ़राइज़ क्या हैं, और अशराफिया की हुकूमत कब आती है। ये तफसील की है चीज़, और बादशाह भी तफसील की है। तो ये मैंने पहले जो रोसू करवाया है, रोसू में मैंने ये सारी चीज़ें करवाई हैं, क्योंकि उसके जो है रोसू के हुकूमत के बारे में जो नज़रियात हैं वो बड़े तफसील से थे, वो मैंने तफसील से ही करवाए हैं। और किसी का कोई सवाल? जिसने देखें, जिसने जो है वो अपना CSS देना है या PMS देना है, वो पॉलिटिकल साइंस जो है उसको सिलेक्ट करता है, पोल साइंस को। 200 नंबर की उसकी जो है वो PMS में भी कवर होती है,
और CSS में भी उसकी 200 नंबर की है। अब देखें इसमें आपको फ़ायदे कितने मिल रहे हैं। फ़ायदे आपको ये मिल रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो पूरा पाक अफेयर है। ये पूरा पाक अफेयर है 100 नंबर का। 300 नंबर आपने पॉलिटिकल साइंस से 4 कर लिए हैं। चौथे नंबर पे अगर आप जो है वो पब्लिक ऐड रख लेते हैं, 100 नंबर ये आपका यहां से तैयार होगा, 400 नंबर आपका पॉलिटिकल साइंस से तैयार हो जाता है। उसके बाद अगर आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर, ऐसे अटेम्प्ट करना है एक ही टॉपिक के ऊपर, आप सिर्फ डेमोक्रेसी के ऊपर अटेम्प्ट कर लें, डेमोक्रेसी के ऊपर अटेम्प्ट कर लें, ये पूरी पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी नुमाइंदगी करती है। ये जो जितनी भी सोशल साइंसेज हैं ये उनकी माँ है पॉलिटिकल साइंस, बहुत वसी है ये। IR जो है, IR भी इसके अंदर है, IR इससे हट के नहीं है। IR जो है इसके अंदर 100 नंबर का सब्जेक्ट है। IR की टोटल थ्योरी उसके अंदर है, जो मास्टर पॉलिटिकल साइंस है 1000 नंबर का, उसमें IR 100 नंबर का है इसमें। तो ये आपके जो है इसमें से 400-500 नंबर भी कवर करा जाती है। फिर ये आपको काफ़ी हद तक जो है आपको इस्लामिक स्टडी में भी हेल्प करती है। वो इसलिए कि इसमें जो मुस्लिम फिलासफर हैं उन्होंने इस्लाम के ऊपर जो है अपने वो नज़रियात पेश किए हुए हैं। फिर आप जो है वो इस्लामाइजेशन देखें, वो जनरल ज़िया, उसके बाद जो है और 2-3 सवाल होते हैं वो भी इसमें कवर हो जाते हैं आपके। बेसिक राइट्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स, वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको कोई मतलब डिटेल में पढ़े तो होते हैं। सबसे इसमें जो बड़ी बात है, इसमें वोकैबलरी जो है वो टफ इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। वो वोकैबलरी जो है वो इजी इस्तेमाल करें आप इसमें। बेसिक इंग्लिश में जो जैसे BA के स्टूडेंट होते हैं वो लिखते हैं, वो इस्तेमाल करें। जो इन्होंने पॉलिटिकल साइंस की किताबों में वोकैबलरी इस्तेमाल की हुई है और जिस तरीके से इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ पैराग्राफ का, वो स्टूडेंट को सही समझ नहीं आती। तो ऐसे फिक्रों की शक्ल में आप लिखें। और किसी का कोई सवाल? उसमें ला भी है, लेकिन ला जो है मैं तो नहीं रेकमेंड करता कि आप ला रख लें, मैं तो नहीं करता। मैं तो कहता हूँ क्रिमिनोलॉजी रख लें। उसके टोटल जो है वो 10 सवाल हैं क्रिमिनोलॉजी के, 10 दिनों में तैयार होने वाले वो 10 सवाल हैं, और वो हर साल वही आते हैं, उनमें से 4 सवाल। और कोई सवाल किसी का है? पॉलिटिकल साइंस के बारे में किसी का कोई सवाल है इसके आज के टॉपिक के बारे में? तो या पंजाबी के बारे में पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में है, या उर्दू के बारे में है किसी का सवाल? इस्लामिक स्टडी के जो है वो मैंने मतलब सब जितने भी ये सब्जेक्ट हैं PMS के लिए मैंने सब के जो है वो सवाल बनाए हैं, और वही सवाल जो हैं वो मैंने करवाने हैं। और उन्हीं सवालों में से इंशाल्लाह जो है वो 4-4 5-5 सवाल ही एग्ज़ाम में आएंगे। और मैंने जो करवा दिए, पंजाबी का मैंने कवर करवा दिए, 35 नंबर मैंने कवर करा दिए पार्ट 1 के, जिसमें तशरीह आती है। वो जो 6 जो हैं वो अपना सूफ़ी क्लासिकल शायर हैं, उनकी मैंने 6 शायरों की तशरीह, उनका तरीक़ेकार सारा मैंने करवा दिया है, और असाइनमेंट भी लोगों ने भी किए। उसके बाद जो है मैंने जो असनाफ़ अदब है, असनाफ़ अदब भी मैंने जिसमें एक लेक्चर में पिछला मैंने दिया है वो भी करवा दिया। 15 नंबर और 20 नंबर 35 नंबर मैंने ये करवा दिए यहाँ से। आज मैंने जो है वो 10 नंबर का वो करवाया था, पक्की रोटी का लेक्चर मैंने दिया था। और वो बदकिस्मती ये है कि वो मैंने FCC पे रिकॉर्डिंग पे तो लगाया, लेकिन जब एंड पे मैंने देखा वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। टोटल मैंने उसका एक एक लफ्ज़ उसका जो है वो
खोल के बयान किया है। पक्की रोटी का मैंने अलिफ से लेके ये तक जो है उसको बयान किया है कि ये क्या चीज़ है। उसके पॉइंट भी बनाए, ग्रुप में मैंने उसके जो है वो वाइट बोर्ड की मैंने तस्वीर भी जो है वो भेज दी है। मेरे जैसा कैसा लिखना सीखें, प्रैक्टिस करें ना, प्रैक्टिस करेंगे तो लिखना आ जाएगा। अलिफ बे से शुरू कर दें आराम से। अब ये तो टाइम नहीं है लिखने का अभी, लेकिन कोशिश करें। अभी भी जो है वो मैं इतना अच्छा नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ पे वाइट बोर्ड पे आधे घंटे में, मतलब ये सारा लिख के आधे घंटे में मैंने ये सारा लिखा है, और फिर उनको आधे घंटे में लिख के और उन्हीं के ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर मैंने ये सारा जो है लेक्चर भी दिया है। अब फ्री में पढ़ा रहा हूँ, बस अब इतना ही काफ़ी है। और इसका जो है वो सबसे रिक्वेस्ट एक ये है कि हमारा मैडम जो हैं उनके वालिद साहब की साले सवाब के लिए सब एक एक बार जो है फातिहा खानी ज़रूर करके उनके साले सवाब के लिए उनको बख्श दें। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नत में आला जगह अता फरमाए, और हमारा को अल्लाह ताला ASP बना दे बस। हमारा कोई और सवाल है या कोई चीज़ दसनी पूछनी है तो कोई कमी बेशी है तो लिखो कमेंट से। आपके लिए दुआ कर दूं, आपको दुआ की क्या ज़रूरत है। अबू बकर क्लियर हो गया सारा। आप तो शुरू से लेक्चर सारे ले रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। अच्छा, ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड है, फेसबुक पे रिकॉर्ड है और ये मैं डिलीट नहीं करता। आप लोग इसको या तो सेव कर लें या अगर सुनना है तो दोबारा सुन लें। और इसमें इसलिए जो है वो गपशप फजूल नहीं होगी कि ये रिकॉर्ड होगा और मैं यूट्यूब पे ये जो है अपलोड कर दूंगा। इंशाल्लाह कल का लेक्चर जो है जॉन लॉक पे होगा, और जो पंजाबी है उसका कल वाला टॉपिक जो है हम लोग करेंगे जगराते, और एक और टॉपिक करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी PMS का सिलेबस कवर हो जाए। अल्लाह दे हवाले।